प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं क्लास के लेसन नंबर 1 में हमने अभी तक काफी राजवंशों के बारे में पढ़ लिया है, जैसे मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में, पाल वंश के बारे में, महाजनपद काल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में विद्यार्थियों हमने बात की थी चोल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में, और आज हम बात करते हैं चोल कालीन प्रशासन, कला और समाज के बारे में। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है चोल कालीन प्रशासन, कला व समाज, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, तो आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, चोल कालीन अगर प्रशासन की हम बात करें तो चोल कालीन प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी, सर्वोच्च इकाई थी, वो थी राजा। चोल कालीन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? राजा। इसके बाद में अनेक इकाइयों में ये प्रशासन बंटा हुआ था, प्रशासन को बांटा गया था। इसी क्रम में राजा के बाद की जो इकाई थी वो थी प्रांत। राजा के बाद की इकाई प्रांत। विद्यार्थियों, प्रांत जो है ये 6 थे और इन्हें मंडलम कहा जाता था। क्या कहते थे? मंडलम। प्रांत एक अन्य इकाई में बंटा हुआ था जिसे कोट्टम कहा जाता था, और कोट्टम आगे उप विभाग में बंटा हुआ था जिसे नाडु कहा जाता था। जिसे क्या कहते थे? नाडु। और नाडु को अपने वर्तमान जिले की भांति मान सकते हैं। वर्तमान जिले की भांति ये था। और विद्यार्थियों, अभिलेखों में जो नाडु की सभा है इसे नाट्र कहा गया है। अभिलेखों में नाडु की सभा को क्या कहा गया है? नाट्र कहा गया है। और नाडु के बाद की जो सभा है उसे विद्यार्थियों उर कहा जाता था। उर या नगर इसे अपने वर्तमान में कह सकते हैं। और यहां की जो सभा थी उसे कहते थे नगरतार। उसे कहते थे नगरतार। अब विद्यार्थियों, उर के बाद की जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी ग्राम समूह। वो थी ग्राम समूह। और ग्राम समूह के बाद की प्रशासनिक इकाई थी ग्राम। ग्राम समूह के बाद की प्रशासनिक इकाई थी ग्राम। अब विद्यार्थियों, यहां ध्यान से देखिए, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई वो कौन सी है? राजा है। यह है सबसे बड़ी इकाई। और यहां सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वो है ग्राम। अब यहां ग्राम समूह और ग्राम जो थे यहां पर प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। यहां भी प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे, अर्थात यहां जो है पंचायती राज व्यवस्था स्थापित थी। और यहां पर जो प्रतिनिधि चुनकर के आते थे उनका चुनाव जो है 1 वर्ष में किया जाता था, अर्थात उनका कार्यकाल माना जाता था कितना? 1 वर्ष। तो विद्यार्थियों, सबसे सर्वोच्च इकाई किसकी है? प्रशासन में राजा की। और उसके बाद में प्रांत है। प्रांत 6 इकाइयों में बंटा हुआ था जिन्हें मंडलम कहते थे। प्रांत के बाद की जो इकाई थी उसे कोट्टम कहा जाता था, और कोट्टम के बाद की जो इकाई थी इसे नाडु कहा जाता था। नाडु वर्तमान जिले की भांति था, और जो नाडु की सभा थी उसे अभिलेखों में नाट्र कहा जाता है। विद्यार्थियों, नाट्र के बाद में या नाडु के बाद में जो इकाई थी प्रशासनिक वो थी उर, या इसे वर्तमान में अपने नगर कह सकते हैं। उर या नगर की जो सभा थी उसे अभिलेखों में नगरतार कहा गया है। उसे अभिलेखों में नगरतार कहा गया है। उसके बाद की जो इकाई थी प्रशासनिक वो थी ग्राम समूह। बड़े गांव का समूह था। और उसके अलावा जो ग्राम समूह के बाद की जो इकाई थी वो है ग्राम। अब ग्राम समूह या ग्राम जो है यहां भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता था, संस्थाएं स्थापित थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि चोल काल में पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव था।
तो ये है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम बात करें कि चोलकालीन कर व्यवस्था किस प्रकार की थी। कर व्यवस्था, तो ध्यान रखना है कि कुल फसल का छठा भाग जो है ये कर के रूप में लिया जाता था। कुल फसल का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। अब विद्यार्थियों, ये छठा भाग जो है आप सरकार को अनाज के रूप में दे सकते हो या आप इसे मुद्रा के रूप में दे सकते हो। अनाज या मुद्रा के रूप में इसे आप दे सकते हो। अब यहां जो मुद्रा चलती थी, जो सिक्का चलता था, सोने का सिक्का था, उसे कासू कहा जाता था। क्या कहते थे? कासू। अब ये जो कासू है ये लगभग 16 औंस का था। कितने औंस का? 16 औंस का। और एक औंस में विद्यार्थियों लगभग होते हैं 28.35 ग्राम। लगभग ये 400 ग्राम का सिक्का माना जाता था। अब इसमें ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार की और उस प्रकार की एक टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम में छठा भाग लिया जाता था। अनाज के रूप में दे सकते हो या मुद्रा के रूप में दे सकते हो। और मुद्रा में जो स्वर्णिम सिक्का था उसे कहते थे कासू और ये 16 उसका था। उसके अलावा विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि जो नहर प्रणाली है दक्षिण भारत में जो नहर प्रणाली है वो चोलों की देन है। किसकी देन है? चोलों की ये देन है। आगे हम बात करते हैं चोलकालीन कला के बारे में। तो विद्यार्थी चोलकालीन कला की अगर हम बात करें तो अपनी जो पुस्तक है उसमें पर्टिकुलर मंदिर स्थापत्य कला के बारे में दे रखा है, तो हम उसी की बात करते हैं। मंदिर स्थापत्य कला। अब विद्यार्थियों जो चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला है उसकी जो शैली थी वो थी द्रविड़ शैली। वो थी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का मतलब था, द्रविड़ का मतलब था दक्षिण भारत का प्रदेश, और दक्षिण भारत के प्रदेश की जो शैली है उसे कहते थे द्रविड़ शैली। और विद्यार्थियों मंदिर निर्माण की कई शैलियां होती है, जैसे वेसर शैली है, नागर शैली है, गुर्जर प्रतिहार शैली है, द्रविड़ शैली है, और चोलकालीन जो शैली थी वो थी द्रविड़। अब इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन सी है? तो इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें वर्गाकार विमान था। विमान का मतलब यहां शिखर से है, वर्गाकार विमान। उसके अलावा मंडप, गोपुरम। गोपुरम का अर्थ था मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम के अलावा जो स्तंभ बने हुए थे वो अलंकृत थे, बारीकी से अलंकरण किया जाता था। बारीकी से अलंकरण इन पर किया जाता था। तो ये द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। वर्गाकार विमान। वर्गाकार विमान मतलब यहां जो है शिखर होता वो एक वर्ग के रूप में था। अपने मंदिरों को देखा हुआ, किसी का जो शिखर है वो गोलाकार रूप में होता है, किसी का त्रिभुजाकार के रूप में होता है। तो इसका जो मंडप, इसका जो अपने विमान था, शिखर था, वो कैसा था? वर्गाकार था। मंडप बना हुआ था, गोपुरम था, और स्तंभ थे वो क्या कैसे थे? अलंकृत थे। इस शैली के जो प्रमुख मंदिर है उसमें तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर फेमस है, प्रसिद्ध है। तंजौर का मंदिर भगवान शिव का। उसके अलावा चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर। और उसके अलावा अगर चोलकालीन अपनी मूर्ति कला की बात करें तो यहां भगवान शिव की नटराज रूप में मूर्ति जो है इस
काल की प्रमुख जो है वो मूर्ति मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ कला का उदाहरण वो माना जाता है। अब विद्यार्थियों, आपको एक स्लाइड में जो है तंजौर का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। उसमें आप ध्यान से देखें, ऊपर का जो शिखर है वो आपको वर्गाकार दिखाई दे रहा है और उसमें जो आसपास के स्तंभ है उस पर बारीकी से अलंकरण किया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर। उसके अलावा चिदम्बरम मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए चिदम्बरम मंदिर के बारे में। और भगवान शिव की जो नटराज की मूर्ति है उसकी स्लाइड भी आपको दिखाई दे रही होगी। यह भगवान शिव की नटराज रूप में मूर्ति, जो इस काल की सर्वश्रेष्ठ कला का उदाहरण ये मानी गई है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के समाज की। विद्यार्थियों, समाज की अगर हम बात करें तो उसमें सिलेक्टेड जो है वो फैक्ट अपने को ध्यान रखने हैं। ध्यान ये रखने हैं कि जो महिला थी उसका संपत्ति में अधिकार था, संपत्ति में अधिकार था। उसके अलावा दास प्रथा और देवदासी प्रथा प्रचलित थी। देवदासी प्रथा विद्यार्थियों दक्षिण भारत में जो मंदिरों में चलने वाली एक प्रमुख जो है ये एक प्रथा थी जिसमें महिलाओं को रखा जाता था। और दास प्रथा आपने समझते हैं। तो ये जो इस प्रकार समाज की स्थिति थी, महिला का संपत्ति में अधिकार था, दास और देवदासी प्रथा प्रचलित थी। एक बार पुनः सारा रिपीट करते हैं। चोलकालीन प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो राजा सबसे बड़ी इकाई, उसके बाद में प्रांत 6 थे और इन्हें मंडलम कहा जाता था। आगे प्रांत बटा हुआ था कोट्टम में, कोट्टम बटा हुआ था नाडु में। नाडु वर्तमान जिले की भांति था जिसकी जो सभा थी इसे नाटर कहते थे। और ये आगे बटा हुआ था उर या नगर में, इसकी जो सभा थी इसे नगर तार कहा जाता था। आगे की जो प्रशासनिक इकाई है उसमें ग्राम समूह और ग्राम थे। टैक्स सिस्टम की बात करें तो छठा भाग जो है ये कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। आप अनाज के रूप में दे सकते हो, आप मुद्रा के रूप में दे सकते हो। ये आपके पास में 2 विकल्प थे। यहाँ पर जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी, जो सिक्का था उसका उसे कासू कहा जाता था। ये लगभग 16 अंश का था। एक अंश में लगभग 28.35 ग्राम होते हैं। लगभग 400 ग्राम का ये सिक्का था। दक्षिण भारत में नहर प्रणाली चोलों की देन मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। मंदिर स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो शैली थी मंदिर निर्माण की वो कौन सी है? द्रविड़ शैली है। यहाँ द्रविड़ शैली की विशेषताओं में वर्गाकार विमान था, मंडप, गोपुरम और मंदिर का प्रवेश द्वार इसे गोपुरम कहा जाता था। स्तंभ था उसे अलंकृत किया जाता था। तंजौर का मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, ये प्रमुख जो है मंदिर थे। अपने तंजौर के मंदिर की बात की थी, राजराज प्रथम ने जो इस मंदिर का निर्माण करवाया था राज राजेश्वर के नाम से। और भगवान शिव की नटराज की मूर्ति जो है इस मंदिर इस काल की प्रमुख स्थापत्य कला का उदाहरण ये मानी जाती है। समाज की अगर बात करें तो महिला का संपत्ति में अधिकार था, दास और देवदासी प्रथा प्रचलित थी। तो ये विद्यार्थियों हमारा आज का टॉपिक चोलकालीन प्रशासन, कला और समाज। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।